नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नशा उतर गया या मैं उतार दूं आपका? नहीं, मैंने सोचा शायद पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाने के बाद आपका नशा जो है वो उतर गया होगा, मेरा ऐसा ख्याल है। लेकिन अगर नहीं भी उतरा तो आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा नशा उतार देंगे, बेफिक्र नहीं। जो मैंने बजट दस्तावेज की धज्जियां बिखरते हुए देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। हुकूमती बेंचों ने भी धज्जियां बिखेर दी। उस किताब को उछाल पटख के ऐसे ऐसे दिखाया कि हम भी हैरान रह गए साहब। और अपोजिशन ने तो वैसे ही उसके सफ़ात को फाड़ दिया। कल पता नहीं चना मुरमुरे बेचने वाले लोग उनको इकट्ठा करके उनमें बच्चों के लिए चने मुरमुरे के पैकेट बना के बांटेंगे। देख तो आपने लिया ही होगा, लेकिन अब मैं आपको अंदर की फिल्म बताता हूँ जो आप लोगों को पता ही नहीं। दरअसल बजट बहस की आड़ में ये जो सब तमाशा किया गया, इसकी बुनियादी वजह प्री प्लान्ड एक तरीकाकार है जिसके तहत जनाब फाजिल स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। और इसमें हुकूमती जो आप कहें कि अफराद हैं वो भी एक तरह से शामिल थे। ये किसी को भी मीडिया में नहीं पता। इसमें दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप है, वो कतई बजट के खिलाफ वोट नहीं देंगे। उनको कोई भी ऐसे ऑर्डर नहीं मिले कि भाई बजट पास नहीं होने देना, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, तो उन्होंने भी दो चार तड़प पर रिसीद कर दिए। ये दो तीन दफ़ा उन्होंने भी बजट की कॉपी को उछाल दिया, किसी को मार दिया। ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं है पाकिस्तान में। ये जितने आपके शाम में जो ये एनालिस्ट बैठते हैं ना, इनको खबर ही नहीं है, ये खाली खबरें करते हैं। इनको तो लगता था कि पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कौम परस्तों और लिसानियत की बुनियाद पर झगड़े हो जाएंगे। 2 हफ्ते गुजर गए, सच बताओ पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी के अंदर क्या वाकया पेश आया किसी को याद ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं। तो मेरी बात दुरुस्त हो गई। मैंने कहा था पैसों की लेन देन का मामला है, और जिन्होंने पैसे देने वो दे नहीं रहे थे, जिन्होंने पैसे लेने वो बार बार मांग रहे थे। ये थी असल फिल्म। इसी तरह ये बजट के ऊपर ये जो झगड़े लड़ाइयां हुई हैं, इसके पीछे ये थे। एक थे जहांगीर तरीन ग्रुप, उन्होंने अपनी मौजूदगी का बताना था कि भाई हम हैं पार्लियामान के अंदर। उन्होंने भी 2-3 कापियां उठा के मारी टारगेट पे, ठई। इसके अलावा एक और ग्रुप भी है जो जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं है। ये पीटीआई के अंदर मौजूद, जिसे आप कहते हैं गैर मुतमईन अरकान है, और ये चाहते थे कि इनको भी फंड मिले, और इनको फंड सही से मिल नहीं रहा था। इन्होंने भी बजट की कापियां लेकर 2-4 मार दी। किधर मैं 2-4 इन्होंने भी मार दी कापियां, वो लगी जाके निशाने पे। देखें, किसी ने बोतल उठा के मार दी वगैरह। ये था एक्चुअल तमाशा। अपोजिशन का तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब बार बार जा के दर्जी को कह रहे हैं मेरी शेरवानी सी, मेरी शेरवानी का ऑर्डर ले। वो बार बार मापता है, बार बार शेरवानी सीता है, बार बार रह जाती। चलो, शेरवानी तो हल्फ लेने के अलावा भी किसी और काम आ जाती है। खैर, आगे चलते हैं, बजट के बारे में आते हैं। सब लोगों ने हर तरह की बात कर ली, लेकिन बजट की बात नहीं की। सब लोग लड़ते रहे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे, कॉपी की धज्जियां उड़ाते रहे हवा के अंदर हैं, और नारे भी मारते रहे, चोर चोर। इस तरह देख रहे यार, शर्म आनी चाहिए। ये लोग मीडिया को कहते हैं कि हमारी वजह से माशरे के अंदर इश्तियाल पैदा हो रहा है। शेम ऑन यू। मीडिया की वजह से हो रहा है ये बेहूदगी और यानियत। अब मेरे मुंह से सुनना चाहते हो क्या? व्हाट्सएप पे क्लिप तो देख ली होगी सबने उनकी, समझ गए ना? बेहूदगी और यानियत मीडिया फैला रही है, इश्तियाल मीडिया फैला रहा है। ये जो तरह तरह की इन्होंने मुगल्लज़ात बकी थी, ये हम मीडिया पे बोलते हैं। देखें, मैं तो कितने शाइस्ता अंदाज में बात करता हूँ। खैर, आगे चलें भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास इन लोगों के बारे में बात करने के लिए। तहजीब कहीं पास से नहीं गुजरी, हमारे पार्लियामान में आके बैठ गए। अल्लाह बचाए, पता नहीं कौन से गुनाह हमारे आबा अजदाद ने किए जो हमें ऐसी क़यादत मिली। आ गई, देखो आ गई कह रही। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है। माहिर माशरूम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने आपके लिए कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं
जो आप इजलास के मुतालिक कुछ कहते, आपको तो सिर्फ अब बराह रास्त बजट पे ही बात करनी है, लेकिन बजट के मुतालिक पाकिस्तान का हर तबका कह चुका है कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बेहतरीन बजट आया है, जिसके ऊपर मैं हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे ताजिर सनतकार यहाँ पर आकर कह कर गए हैं कि इन हालात के अंदर इससे बेहतर बजट पेश करना मुमकिन ही नहीं था। तो इसकी रोशनी में मैं चाहूँगा कि हुकूमत की तारीफ में दो अल्फाज आप भी बोल दें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, देखिए बजट में जो सबसे एक अहम बात उन्होंने ये कही कि सूबे जो हैं 570 अरब रुपया फाजिल देंगे, यानी जो पैसा उनको डिविजिबल पूल से मिलेगा, पब्लिक में आके कहें जी हमें लूट लिया, हमें पूरा पैसा नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला है उसको खर्च ना करें और 570 अरब रुपए फाजिल रखें ताकि हमारा बजट खसारा जो है वो कंट्रोल में रहे। सवाल ये पैदा होता है कि जो 570 अरब रुपए आपने बजट में रखा है, तो क्या आपने सूबों से बात कर ली थी? क्या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस कर लिया था? क्या पंजाब की हुकूमत को अहकामात जारी कर दिए थे? क्योंकि उन्होंने पंजाब ने भी जो उनका हिस्सा 50% था, तो उनको जो करना था 285 अरब रुपए फाजिल, उन्होंने किया 125 अरब रुपया। तो पंजाब जहां इनकी हुकूमत है, उन्होंने 160 अरब का झटका मार दिया। उसके बाद सिंध ने जो है वो खसारे का बजट पेश कर दिया, तो वो 165 अरब का झटका उन्होंने मार दिया। बलूचिस्तान ने भी मार दिया। तो 555 अरब रुपए का झटका बजट पर लग गया, क्योंकि उन्होंने फाजिल नहीं दिया बल्कि खसारे का भी दे दिया। और ये हुआ है बजट 1 जुलाई से पहले। तो यानी 1 जुलाई से पहले 570 अरब रुपए का फाजिल के बजाय 555 अरब रुपए का झटका लगा। बजट बेमानी हो गया, गैर मौसर हो गया, इसके कोई मायने नहीं, इसलिए इससे बेहतर बजट मुमकिन नहीं था। और क्या करते? बुनियादी सवाल। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जी हमें मईशत मिली थी तबाह हाल, हमने उसको डिफॉल्ट के करीब हमने उसको बुरान से निकाला, IMF से कर्जा भी लिया और अब हमने मईशत को मुस्तहकम कर दिया। अब हम जाएंगे शरह-नमू तेज करने की तरफ और अवाम को रिलीफ देने की तरफ। ये वही बात है जो 1993 से अब तक तमाम हुकूमतों ने जो आई हैं, 6 हुकूमतें, उन्होंने यही बात कही थी। ये 7वीं भी इन्होंने यही कहा है। और जब अगला टेन्योर आएगा तो फिर IMF के पास जागेंगे। वो 7वीं मरतबा भी यही हो रहा है। अच्छा, एक बात आपने चेक नहीं की डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बजट से पहले और बजट के दौरान इन्होंने 3-4 सो कॉल्ड गुरु छोड़े हुए थे अपने मार्केट में। वो नए नए बच्चे जो पढ़ के निकले होते हैं ना, टाई सूट बूट पहनकर, उनका काम ये था कि आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता, जो कि शुमारियात पेश करते हैं, उनको काउंटर किया जाए। अब आप देखें ये जो 3-4 छोड़े हुए थे ना, वो अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आप चेक करें इस चीज को। अब वो मीडिया पे नहीं आ रहे, वो बजट की कोई तफसील नहीं बता रहे, शुरू में तारीफें करके वाह 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 करके गायब हो गए। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले इतने अग्रेसिव हो रहे थे ना, आप कहां गए, आप लोगों से जानना चाहेंगे आप किधर हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात ये थी कि हुकूमत ने तो ये टास्क किसी को दिया नहीं था, लेकिन 3-4 लोग ऐसे ही बीच में कूद पड़े थे जो कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ने पर जो है एक तरह से तुल गए थे। हुकूमत ने उनको कोई टास्क नहीं दिया था, खुद ही ऐसे ही बस के जी बहुत अच्छा बजट आया, बहुत ये। अब आप देखें 3-4 दिन से ये लोग मार्केट से शॉर्ट हुए में भाग गए। क्यों? क्योंकि अब इनसे पूछी जाएंगी और इनसे जानना चाहेगा वजाहतें, और वजाहतें वो दे नहीं पाएंगे, तो शुमारियात की बुनियाद पर उनको शिकस्त हो जाएगी। तो अब आप देखें वो मार्केट से बिल्कुल भाग गए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि चंद लोग हुकूमत को गुमराह करने में पेश रहे हैं, और अब जब बजट पेश हो गया उसके बाद आप देखें वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो गए। ये वो लोग थे जो इतना नाच गाना कर रहे थे कि स्टॉक चढ़ जाएगा, तमाम दुनिया के रिकॉर्ड टूट जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मॉडस्ट सा रिप्लाई दिया है मार्केट ने भी, मॉडस्ट सा ही रिप्लाई दिया इंडस्ट्री ने भी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आपने बड़ी हकीकत पसंदाना बातें की हैं। अब लोगों ने ये कहा कि आपने अगले 2 साल के टारगेट्स भी दे दिए शरह-नमू के, और 3 साल के आपके पास आ गए।
तो वो अब जो इनके अपने अपने आदाद शुमार हैं इनके अपने, उसके मुताबिक 5 साल में इस हुकूमत के दौर में मईशत की शरह नमू रहेगी 3.3%, जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी है। अगर वो आदाद शुमार जो शरह नमू के इन्होंने खुद दिए हैं वो 3.3% बनता है, जबकि 1980 से अब तक 18 तक हमारा था 4.75। तो ये तो बदतरीन कारकर्दगी हो गई। महंगाई तो क्या वो जनवरी में आपको पता है कि 5.7% थी जनवरी 2021 में, इस वक्त खुद कह रहे हैं कि 10.9% है। और आगे पेट्रोल का झटका लगने की बात आई, मीडिया ने भी कुछ ना कुछ बातें बताई। मसलन आप ये कहें पेट्रोलियम लेवी जो अवाम से लिया गया था 2018 में 180 अरब का था। अब के पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पेट्रोलियम लेवी, सबसे बड़ा भत्ता बजट में रखा गया है 610 अरब रुपया। तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर जो हमारे यहाँ जो जीएसटी लिया जाता है वो रुपए में लिया जाता है, तो आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत का जीएसटी यहाँ बढ़ जाता है। रुपए की कदर जब गिरती है, जिसका नज़र आ रही है, तो भी उसकी जो है रुपए में कीमत ज़्यादा होगी, प्लस 610 अरब रुपए का भत्ता। तो ये नज़र आ रहा था है अभी कि शायद 20 रुपये लीटर तक बिजली पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा होने का बड़ा कवी इम्कान है। नहीं, एक सेकंड, अभी तो इन्होंने कहा हम सीसा पिलाई की दीवार बन के खड़े हो जाएंगे आईएमएफ के आगे, हम सीसा पिलाई की दीवार बन जाएंगे, आईएमएफ हमें कुछ नहीं कह सकता। और ये भी कह रहे हैं हम किसी की कोई बात नहीं मानेंगे, कोई अड्डे नहीं देंगे, कुछ किसी की कोई सुनेंगे नहीं, हम खुद मुख्तार हो चुके हैं, हम माशी तौर पर अपने कदमों पे खड़े हो चुके हैं, आईएमएफ जाए उसकी ऐसी की तैसी। जी, वो ऐसा था कि उन्होंने जुलाई में यहाँ आना था, उसके बाद रिव्यू करके किस्त देनी थी। अब उन्होंने कहा ये हम सितंबर में देखेंगे आपने क्या किया है। तो आपके सामने हुआ, उन्होंने जुलाई का अपना पोस्टपोन करके सितंबर तक ले गए। अब आप बिजली के नर्ख और दूसरे नर्ख जो है पेट्रोलियम पे तो उनका बात नहीं थी, वो बिजली के नर्खों की बात कर रहे थे, तवानाई के सेक्टर की बात कर रहे थे, टैक्सों की वसूली के हदफ की बात कर रहे थे, बजट खसारे की बातें कर रहे थे। वो उन्होंने कहा अच्छा जी अब हम सितंबर में आपसे निपटेंगे। तो उस वक्त तक आप नाच गाना करते रहे, जब सितंबर में वो दांत तेज करके आएंगे। मिसहैंडल कर दिया आपने आईएमएफ को भी इस तरीके से। नहीं, तो उन्होंने कहा है कि हमने सपाट जवाब दे दिया उनको, हमने साफ जवाब दे दिया है कि हम आवाम के हक में खड़े हुए हैं, हम महंगाई नहीं होने देंगे, हम आईएमएफ की कोई बात नहीं मानेंगे, तवानाई के शोबे के अंदर दी हुई उनके मशवरे हम उनको ठोकर मारते हैं, ठोकर, वी किक देम, मतलब मशवरों को, सॉरी। हाँ, लेकिन वो तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम जुलाई में आके हिसाब लेंगे आपसे। उस वक्त किस्त देने का भी इनकार कर दिया उन्होंने। जो हमें अब किस्त मिलने वाली थी जुलाई के बाद, वो सितंबर में जब रिव्यू होगा उसके बाद वो बोर्ड के पास जाएगा। तो खासे कई महीनों के लिए जो इंस्टॉलमेंट आपको मिलने वाली थी वो भी पोस्टपोन हो गई। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आप मिसहैंडल कर रहे हैं। वो जो आदमी आपको कर्जा देता है वो अपनी शराइत पर आता है, इतने बहादुर आप नहीं हैं कि वो तो आप उतने बहादुर उस वक्त होते जब कहते कि हम शराइत नहीं मानेंगे मगर आपके प्रोग्राम से निकल जाएंगे। आपने तो ऐलान कर दिया कि हम उनके प्रोग्राम से निकलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये आपने कह दिया ना। अगर बहादुर तो जब हम मानते कि जी हम चले गए थे मगर अब निकल रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। तो अब जो चीज़ सामने आ रही है, मैंने आपको कहा 20 रुपया लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा वाज़ेह नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने पेट्रोलियम लेवी भत्ता पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ये कहा कि ये बजट में हम शरह नमू तेज़ करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे, तो तेज़ करने का तो मैंने बता दिया कि इनके आदाद शुमार के मुताबिक 5 साल का औसत है 3.3, इनको विरसे मिला था 5.5। महंगाई का मैंने आपको बता दिया, इसी साल जनवरी में 5.7% था, अब 10 और 11 के 10 तक दे रहा है, दुगनी हो गई। अब सवाल जो पैदा हो रहा है कि आप रिलीफ क्या देंगे आवाम को। एक तो मैंने भत्ते का आपको बता दिया, दूसरा एक बहुत बड़ा, यानी मैं कहता हूँ कि जब आप बजट तकरीर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत गौर तो करते होंगे। बजट तकरीर में बड़ा फखरिया कहा और इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने, ये मैं बहुत अहम नुक्ता बता रहा हूँ आपको, इसका ताल्लुक आवाम से है, करोड़ों आवाम से है। इन्होंने ये कहा कि पिछली हुकूमत ने शरह सूद को मसनूई तौर पर कम रखा हुआ था। वो किस तरह कम रखा था
कि अफरात ज़र जो था 4.5 था और शरह सूद 7.5 था। तो अगर शरह सूद ज्यादा है तो मसनूई कहाँ कम रखा? मसनूई कम तो उस वक्त होगा जबकि अफरात ज़र आपका जो है वो ज्यादा हो और शरह सूद कम हो। तो हाँ, उन्होंने तो ये रखा था, उन्होंने कहा था शरह सूद 7.5 पिछली हुकूमत के दौर में, और 7.5 शरह सूद और अफरात ज़र 4.5, तो 3 प्लस था। आज क्या हुआ? अफरात ज़र 10.9 और आपका शरह सूद 7, तो मनफी 3.9 आज मसनूई तौर पर है। तो जो इल्जाम आप उनके ऊपर लगा रहे थे वो तो आपके ऊपर है, उनके लिए तो आप गलत कह रहे हैं। इल्जाम एक और भी है, आपने 3.9 इल्जाम एक और भी है, वो उस पर भी जरा गौर कीजिएगा। वो इल्जाम ये लगाया है कि डॉलर की कदर को भी मसनूई तौर पर नीचे रखा हुआ था और बुनियादी तौर पे आवाम को चीज़ें सस्ती इसलिए दी जा रही थी। अब देखें, हमने आकर मसनूई तौर पर जो डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था हमने हटा दिया। अब चीज़ें आपको महंगी खरीदनी पड़ेंगी, ये आपके लिए अच्छा है, समझे आप? यानी जो चीज़ आप पहले 10 रुपए की खरीदते थे अब आप 15 रुपए की खरीदेंगे। ये देखें, ये हमने अच्छा काम करके दिखाया। देखें क्या बात है हमारी, वेरी गुड, शाबाश। एक छोटी सी ब्रेक लें। 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए आप खरीदेंगे, ये फर्स्ट क्लास काम हुआ है, यकीन करें। ये इसहाक डार ये मुजरिम था, वो 15 रुपए की चीज़ वो 10 रुपए की दिलाता था। ये उसने बड़ा गलत काम किया हुआ था। ही इज़ वेरी रॉन्ग पर्सन। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये बात कर रहा था, बेसिकली मेरा मकसद ये था कहने का, देखो मैं क्लियर कर, मैंने इसहाक डार साहब को भी कभी सही वज़ीर ख़जाना नहीं तस्वुर किया। उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की और करते भी रहे, बहुत कम उन्होंने अच्छे काम किए। साथ ही साथ उनसे पहले भी जो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि वही वज़ीर ख़जाना रिपीट पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ कैसेट हमारी दोबारा से चलती है, वही जो पहले वाली कैसेट होती है। हम सीडी पे आए ही नहीं कि मर्ज़ी का गाना लगाएं, हम आज तक वही कैसेट पे चल रहे हैं। कभी सीधी साइड लगा दी, कभी उल्टी साइड लगा दी, उसी को चलाए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर ख़जाना आते ज़रूर हैं, लेकिन ये बजट जो बनते हैं ये एलिट्स के लिए बनते हैं। देखो, गरीब आदमी को समझना बड़ा ही मुश्किल है। अमीरों का इंटरेक्शन गरीबों के साथ सिर्फ अपने ड्राइवर, अपनी मासियाँ और अपने नौकरों के ज़रिए होता है। यार आप क्या पता आपको गरीबों के हालात क्या हैं। यकीन करो, जैसे अमीर के जहन में हर वक्त पैसा रहता है, ऐसे गरीब के जहन पे भी हर वक्त पैसा रहता है। बस इम्तिहान ये है कि गरीब के पास कम है, अमीर के पास ज़्यादा है। और मैं आपको सही बताऊं कि गरीबों के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, आप अगर इंटरव्यू लें तो आप परेशान हो जाएं, आप हैरान हो जाएं। इतनी कम तनख्वाह के अंदर, इतने कम वसाइल के अंदर जिस तरह से उन्हें गुजारा करना पड़ता है ना, आप सोच नहीं सकते। कभी दवा नहीं खाते, कभी रोटी नहीं खाते, कभी कपड़ा नहीं खरीदते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इतने कॉम्प्रोमाइज़ इनकी लाइफ के अंदर होते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि ये इतने मुहब्बे वतन कैसे। और सच बात यह है कि ये जो गुर्बत है ना, ये इंसान के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है। अगर उसे मुसल्लत किया जाए तो कोशिश करें, इस मामले पर वर्किंग करें। ये एलिटिस्ट सोच को अब अबेंडन करें। ये सारे लोग यकीन करें, ये बर्गर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं हमारे पार्लियामान के अंदर। ये चाहे कितने अचकन पहन लें, अचकन माने वास्कट पहन लें, कितनी शलवार कमीज़ें और पिशावरी चप्पलें पहन के घूमें, लेकिन ये एक एलिटिस्ट माइंडसेट के लोग हैं। ये गरीब आदमी के मसाइल को समझ ही नहीं सकते। यकीन करो, जब मैं गरीबों के घर में जाता हूँ ना, उनका सबसे बड़ा मसला है बेटियों की शादी। ये तुम लोगों को कभी नहीं पता लगेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वो बेचारे एक बेटी नहीं ब्याह पाते, इसी में बीमार हुए पड़े। पहले सिर्फ अमीर लोगों को डायबिटीज़ और शुगर और दिल के अमराज और बीपी का मर्ज होता था, अब गरीबों को भी होता है। वो बेचारे परेशान, आप सोच नहीं सकते। मुतवस्सित तबका सबसे ज़्यादा शर्मिंदा है, ना किसी से मांग सकते हैं वो। गरीब तो फिर भी तकाजा कर लेते हैं। जो ये सो कॉल्ड हमारे यहाँ मिडिल क्लास है, ये बेचारे किसी से मांग भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं अफसोस के साथ आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो बजट पेश होते हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो एक निज़ाम लागू है, इट इज़ एन एलिटिस्ट सिस्टम। इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप राय दें। देखिए, मैं तो बिल्कुल, मेरे जहन वाज़े है कि एक गठजोड़ है पाकिस्तान में ताकतवर तबकों को, जिनका एलीट कह लें, माफिया कह लें, आप जो भी कह लें, कार्टल कह लें, उनका और हुकूमत का और सियासतदानों का, पार्लियामेंट का एक गठजोड़ है। गठजोड़ ये है कि ताकतवर तबकों को मराद दें,
चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े या नया कानून बनाना पड़े, आवाम को कुचलें, मिडिल क्लास को कुचलें, उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। अब मिसाल के तौर पर, चूंकि अभी आपने बात की मिडिल क्लास की या पुअर की, देखिए जिस वक्त कोविड-19 आया तो 2000 अरब रुपए का एक पैकेज दिया, जिसका बड़ा हिस्सा सनतकारों को, ताजरों को, बरामद कुनंदान को चला गया। लेकिन क्या हमें पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो कौमी बचत स्कीमों में पैसा लगाते हैं, बहबूद में लगाते हैं, लाखों लोग हैं, उनकी शरह मुनाफा को बेइंतहा कम कर दिया। यानी अगर आप 7% दे रहे हैं उनको, अफरातज़र 11% है, तो ये तो जुल्म हो गया ना आपको। यानी जिनको आप कर्जे बैंक से ले रहे हैं उनसे कम वापस ले रहे हैं, क्योंकि अफरातज़र ज़्यादा है, शरह सूद कम है। तो ये जो लाखों लोगों के आपने गिराया, जिसमें पेंशनर्स भी हैं, बेवाई भी हैं, यतीम भी हैं, माजूर अफराद भी हैं, आम आदमी भी है, मुतवस्सित तबके भी लोग हैं, उनको आपने तबाह बर्बाद कर दिया शरह सूद गिरा के। और गवर्नर स्टेट बैंक फखरिया कहता है कि हमने दुनिया में सबसे ज्यादा शरह सूद गिराई है। तो आपसे पूछा जाए क्यों गिराई आपने? क्या सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुल्क में हुआ था? आप लोगों को अच्छा, उसकी वजह दे रहे थे। उसकी वजह यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना इस चीज में। देखें, वो यहां रहते नहीं रहे, and he doesn't want to invest in Pakistan's national saving schemes. So where will his interest lie? देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल इंटरेस्ट प्रिवेल्स ओवर कलेक्टिव इंटरेस्ट। जब उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता तो वो करता। कन्फ्रंट किया जाए कि जनाब आपने शरह सूद इतनी कम क्यों कर दी, हमें वजह तो बताएं ना। लेकिन हुकूमत भी मिली हुई, ये गठजोड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको दूसरी बात आप ले लीजिए। देखिए, मैंने आपको कौमी बचत स्कीमों का बता दिया, शरह सूद इन्होंने गिराई तो हुआ क्या है। देखिए, एक आदमी जिसके पास 1 लाख रुपए बैंक में था फरवरी 2020 में, उसको एक साल में मिलना था 11,000 रुपया मुनाफा। इन्होंने, स्टेट बैंक ने शरह सूद गिरा के जुलाई से अब तक उससे 5,500 दिया है। यानी 1 लाख रुपए जिसने जमा कराया था उससे 5,500 रुपया आपने खींच लिया कानून तोड़कर। और मजमूई तौर पर जो थे 2 करोड़ से ज्यादा अफराद, उनसे 500 अरब रुपया, मैं जुमला पूरा कर लूं। अच्छा, माइंड यू आपने कानून तो उसमें एक और इजाफा करता चलूं कि विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट भी लागू किया गया है, जो कि एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पर है। आई टेल यू, विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट है, शायद वो सीनियर सिटीजन के ऊपर उनकी स्कीम्स पे लागू ना हो, बट विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो मैं कहता हूं हुकूमत को कि प्लीज अकल के नाखून लें। Depositors are not depositors, they are savers, and national savings translate into national investments. गलत कह रहा हूं मैं? आप मुझे बताएं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। नहीं, देखिए उनकी प्रायोरिटी क्या है, पहले मैं आपको बता। ये जो 500 अरब रुपया आपने उनसे कानून तोड़ के खींचा है, 500 अरब रुपया 2 करोड़ से ज्यादा लोग। सवाल ये पैदा होता है कि ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 और 40A की खिलाफ वर्जी है, और इसमें स्टेट बैंक भी मुजरिम है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी मुजरिम है। दूसरी तरफ आपने 2000 अरब रुपए का एक पैकेज दे दिया। कंस्ट्रक्शन के काम वालों को आपने कहा कि चोरी का, रिश्वत का पैसा यहाँ लगा दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ मईशत ने अगर कुछ थोड़ा बहुत गिरोह किया है, तो वो अवाम को कुचल कर, कानून को तोड़कर, ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाकर किया है। दूसरी तरफ मैं आपको एक फिगर देने चला हूँ, पाकिस्तान में तालीम और सेहत की मद में चारों सूबों ने और वफाक ने मिलकर जो तहरीक इंसाफ के मंशूर में कमिटमेंट था, उससे 2000 अरब रुपया एक साल में कम दिया है। अब मैंने आपको कितनी फिगर दी? 2000 अरब रुपया तालीम और सेहत में आपने कम कर दिया, 500 अरब रुपया आपने घसीट लिया 2 करोड़ लोगों से। उसके बाद आपने जो है, मैंने जैसे आपको बताया 610 अरब रुपए का आपने भत्ता पेट्रोलियम नेवी ले लिया। उसके बाद इनकी कीमतें बढ़नी है। शायद सिद्दीकी साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन मैंने आपसे एक राय लेनी है। वो राय मैंने आपसे ये लेनी है कि अच्छा बताने का मुझे तरीका बताइएगा, ताकि मैं भी बड़ा होकर कुछ बन सकूं। वरना ऐसा ना हो कि कहीं मैं तनकीद करता करता यहीं पे रुक जाऊं। तो मुझे आपने बताना है कि मैं हुकूमत की तारीफ़ों और खुशामदों में क्या कह सकता हूं, ताकि मैं बड़ा होकर कुछ बन सकूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से कि अच्छी बातें भी तो होंगी ना बजट में, वो मुझे सिखा दें। क्योंकि बात यह है कि तनकीद से मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं तारीफ़ें करूँगा तो मेरा सर फ़ायदा भी हो सकता है। हुकूमत की आंखों का तारा बनना चाहिए,
माजी में भी आप तो खैर तनकीद कर सकते हैं, मैं कितनी तनकीद करूँगा, मैं आगे जाके करूँगा क्या, आपको समझना पड़ेगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे बजट की बताएं, सिर्फ अच्छी चीज़ें। नहीं देखिए, मैं आपको कुछ कीमती मशवरे दे देता हूँ। हाँ, आप पहला काम ये करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एड्रेस करें डायरेक्टली कि जनाब, आपका जो इंतखाबी मंशूर था और जो आपकी 10 नुकाते हिकमत अमली थी जो आपने इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले दी थी, उससे पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार माशी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, उन पर अमल दरामद से। आपने जो ये कहा था कि अवाम को में खुशहाली आएगी, उस खुशहाली को कोई रोक नहीं सकता आपके इंतखाबी मंशूर पर अमल दरामद से, और आपके जो 10 नुकाते हिकमत अमली थी वो आप उस पर अमल शुरू करें। उन लोगों को अपने गिर्द रखें जो आपके नज़रियाती कारकुन थे, जो उससे मुत्तफिक हैं। उन लोगों को ना रखें जो आपको मिसगाइड करके कहते हैं जी उस को आप भूल जाएं, आप तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, आप सनती तरक्की करें, आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने की बात करें, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ दें, हम आपको रिलीफ दे देंगे। तो आप उनको कहें जनाब, आपने बिल्कुल सही कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा, अब तो 4,700 अरब इकट्ठा होना मुश्किल है इस पॉलिसी की तहत जो आपकी है। तो हम तो आपको ये कहते हैं कि आप 22 करोड़ आवाम की सपोर्ट लें, अपने मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। जो लोग आपको मिसगाइड करके ये बातें कर रहे हैं कि जी IMF के बगैर गुजारा नहीं है, निजकारी कर दें, महंगाई कर दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, तालीम का बजट कम कर दें, उनको आप धक्के दे के अलग कर दें। आपको 22 करोड़ आवाम की अगर सपोर्ट मिल जाए तो आपका यकीनी हो जाएगा कि आइंदा के लिए भी आप कौम की लीड कर सकते हैं। तो इस पर आप शुरू करें। नंबर 1, आपने कहा था 8,000 अरब रुपए मैं इकट्ठे करके दिखाऊंगा, बिल्कुल सही कहा था आपने ये कहा था वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, पेट्रोलियम लेवी नील हो जाएगा, जनरल सेल्स टैक्स 7.5% पर आ जाएगा, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, 7% पर आ जाएगी। आप मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आपने मुझे बता दिया है तरीकाकार। मैं अब वजीर आजम इमरान खान साहब से बराह रास्त ये बात करूंगा कि मंशूर के अंदर दिए हुए नुकात के ऊपर अमल शुरू करें और उससे मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।